अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम बयानिया में आलिया शब्बीर साहिबा की जगह मुझे देख के आप थोड़ा सा ज़रूर हैरान होंगे। आलिया शब्बीर साहिबा की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये ज़िम्मेदारी जो है आज मेरे नाजुक कंधों पे आ गई है और आलिया शब्बीर इस प्रोग्राम को जिस स्पेस और जिस जज्बे से करती हैं शायद मैं वैसे ना कर सकूं। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे प्रोग्राम में आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं असद अली तूर साहब, सरवर बारी साहब और नईम मसूद साहब। तो पहले मैं डायरेक्ट चलता हूँ असद अली तूर की तरफ। तूर साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या होने जा रहा है? कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान ने पेशकश की कि आप आर्मी चीफ़ के लिए 3 नाम भेजता हूँ और 3 नाम आप दे दें, जिसमें इत्तफाक हो गया उसको कर लेंगे। लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया और मैंने उन्हें कहा कि आप मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत के ऊपर आप मुझसे बात करें। आज इमरान खान साहब ने अपने धरने में कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को क्यों नाम भेजूँगा, और शहबाज शरीफ साहब तो खुद डिग्गी में छुप के लोगों के पास जाते हैं मिलने, तो जिनके पास वो मिलने जाते हैं मैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। कल परवेज़ इलाही साहब ने भी ऐसी ही बात की और उन्होंने कहा कि इमरान खान की गुफ्तगू तो जारी है लेकिन उत्थे जारी है जिथे काम होना है। तो क्या तुर साहब, क्या जो खान साहब के राब्ते बहाल हो गए हैं और कहीं पे कोई गुफ्तगू ऐसी जारी है? क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा जो है वो सामने आ सकता है? देखिए, खान साहब के राब्ते मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं बहाल हुए। ये सिर्फ एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर राब्ते बहाल होते तो ना खान साहब ऐसी तकारीर कर रहे होते जिसमें वो इदारों के सरबराहों का नाम ले रहे होते, और ना ही DGISI और DGISPR को पाकिस्तान की तारीख की सबसे गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती। तो राब्ते तो नहीं बहाल हुए। तो अब गवर्नमेंट को थोड़ा जरा डराने के लिए एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं नहीं राब्ते बहाल हो गए, आज भी लाहौर में हम मुलाकात, फलान भी है मुलाकात। मैं भी थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पर देख रहा था कि चौधरी परवेज इलाही की एक तकरीब में एक पिंडी और इस्लामाबाद की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। भाई तकरीब में तो किसी की भी आमने सामने हो जाती है मुलाकात। मैं आपका मुखालिफ भी होऊंगा तो किसी तकरीब में हमें सरवर बारी साहब ने अगर इनवाइट किया होगा तो वहां पे हमारी मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल इसमें क्या ठीक बात है? ठीक ठीक। मुलाकात वो मैटर करेगी कि जब मेरी और आपकी वन ऑन वन किसी खास एजेंडे पर किसी अलहदा मुकाम पर होगी बिल्कुल ठीक। और देर से बाहर होगी, किसी तकरीब में नहीं होगी। तो ये तमाम एक वो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। राब्ते नहीं बहाल हुए, इसीलिए खान साहब फ्रस्ट्रेट होकर बार बार फट रहे हैं। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब को उनकी ऑफर का ताल्लुक है, तो देखिए खान साहब जो चाहे कहें कि मैं तो उनसे बात करता ही नहीं, मैं तो वहां पे कर रहा हूँ जहां पर डिक्की में छुप कर मिल जाते हैं। तो भाई वो जिनकी तरफ उनका इशारा है वो अगला आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकते। वो आईनी इख्तियार अभी भी शहबाज शरीफ साहब के पास बिल्कुल ठीक, वजीर आजम के पास है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। है। अब कर नहीं सकते, उनसे जितनी मर्जी आप बात कर लें। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। इसलिए देखिए, अब लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब को भी आइडिया है कि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो प्रमुखर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं जो 3 से शाम 7 बजे तक होता है और फिर 7 बजे खत्म हो जाता है। अदरवाइज आपको भी पता है, आप भी इस फील्ड में एक अरसे से हैं, बाकी दोस्त भी सब चीजों को पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ है। लॉन्ग मार्च इस तरह के नहीं होते, वो चलते रहते हैं। ठीक है, मैं जरा सरवर बारी साहब की तरफ चला जाऊं। जी तो कुछ है ही। ठीक है। सरवर बारी साहब, जो अब इस वक्त गुफ्तगू का महवर है वो ये है कि इमरान खान कहते हैं मेरी उनसे गुफ्तगू जारी है, परवेज़ इलाही भी कहते हैं, और जबकि जो अभी ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें DGISPR और DGISI ने कैटेगोरिकली कहा कि जी हमारा तो सियासत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि सियासत तो उनके गिर्द ही घूम रही है और मुलाकातें हो रही हैं या नहीं हो रही, इसकी भी कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तरदीद अभी तक सामने नहीं आई। नहीं, देखिए ना, उन्होंने जो DGISI है उन्होंने कहा है कि उनकी मौजूदगी में इमरान खान से मुलाकात हुई थी और उसमें
ये चीजें तय हुई थी, ये चीजें जो है जेर बहस आई थी। बिल्कुल ठीक। तो उससे उससे ये तो उन्होंने खुद मान लिया कि मुलाकात हुई। खान साहब ने भी दबे लफ्जों में किसी एक एंकर को गालिबन कहा था कि सच बोल नहीं सकता और झूठ कहना नहीं चाहता। तो मुझे तो ये लगता है, मेरी रीडिंग ये है कि राब्ता तो मौजूद है। अच्छा। लेकिन राब्ते के जो एजेंडा है कि किस चीज पे बातचीत होनी है, गालिबन उसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा। और वो जो है बारी साहब एक मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एजेंडा तो एक ही है, पीटीआई कहती है कि इंतखाबात कराएं, इसके अलावा तो कोई नहीं, या आर्मी चीफ की जो है तैनाती, ये दो इस टाइम सारी चीजें हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। खान साहब ने एक और इंटरव्यू में भी कहा था कि जो है वो जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो बेशक रहे अगले इलेक्शन तक। तो मामला तो ये है कि कुछ इसका मतलब ये है कि हम कुछ नतीजा निकाल सकते हैं कि गालिबन लगता ये है कि राब्ता तो मौजूद है। दूसरी बात ये है कि जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसका पर्पस क्या है, और मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस है कि खान साहब कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करवाएं क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का ऐलान किया था उस वक्त तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही नीचे गिर चुकी थी। तो मुझे याद है हमने एक छोटा सा सर्वे किया था और मैंने ट्वीट भी किया था कि इस वक्त खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, ये फरवरी की बात है, बहुत नीचे गिर चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस वक्त भी खान साहब का अपना एतमाद जरूर था कि उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान किया, लेकिन वो नहीं हो सकी। तो उनको गालिबन ये था कॉन्फिडेंस कि वो इलेक्शन कैंपेन के जरिए इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन ये कि अभी जो बाई इलेक्शंस हुए पंजाब के अंदर, और फिर आज हमें ये जो साबका फाटा में जो आज एक बाई इलेक्शन हो रहा है उसके रिजल्ट आ जाएंगे, में पता चल जाएगा। और जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं 16 अक्टूबर को, उनके भी नतीजे देख के तो कॉन्फिडेंस जाहिर है पीटीआई का बहुत बढ़ गया है। और जो पीडीएम का कॉन्फिडेंस है, जो पीटीआई को पावर में नहीं देखना चाहती, उन सारे हलकों का जो कॉन्फिडेंस है वो शटर हो चुका है। और इसलिए इलेक्शंस की डेट इनको सूट करती है, उनको सूट नहीं करती। ठीक है भाई साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मैं जरा नईम मसूद साहब को भी ज्वाइन करा लूँ। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नईम साहब, इमरान खान साहब तो अब मुलाकात है या नहीं, असद कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, अब बारिश साहब कहते हैं कि ऐसी है। इन दोनों के दरमियान इमरान खान जो कहते हैं कि जी मेरी तो उन लोगों से बातचीत चल रही है जिन्होंने फैसला करना है, और परवेज़ इलाही ने भी यही कहा है, और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो डिग्गी में बैठ के मिलने जाते रहे। तो फिर सर ये वोट को इज्जत दो क्या है? अगर ये सारा कुछ वहीं पे ही होना है और ये सब वहीं जाते हैं, तो फिर वोट को इज्जत दो, ये क्या चीज़ है? देखिए इशार राना, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है कि वोट की इज्जत अपनी जगह है और स्टैब्लिशमेंट का एहतराम और उनका तमतना और उनकी तुमतराकी नहीं अगर सारे फैसले ही उन्होंने करने हैं तो ये इलेक्शन ये सारा क्या है? मुझे अर्ज करने दीजिए। देखें ये नया पाकिस्तान जब बना था ना, या बनने की कोशिश हो रही थी, 4.25 साल इसकी कंस्ट्रक्शन चलती रही, तो ये उन्हीं के तावन से चलती रही। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। इमरान खान साहब ना तो भुट्टो जितना विजन रखते हैं। भुट्टो ने एक नया पाकिस्तान बनाया था जिसमें 2 रिफॉर्म्स आए थे, अगर हम उसे 50% भी डेमोक्रेसी मान ले तो वो थी। तो आपने देखा जिस एस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, भुट्टो भी तख्त से तख्तादार तक गए। सो एस्टेब्लिशमेंट को रफ्ता रफ्ता, जो सबसे बड़ी कभी आपकी हिस्ट्री बताती है कि 2 ही पार्टियां थी, जनरल अयूब खान के बाद एक एस्टेब्लिशमेंट और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट। और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जिस पार्टी को कहा जाता था वो पीपल्स पार्टी थी, जो खुद अब डील के पीछे भागती है। सो ये कुर्बानियां देने के बाद, अपने लीडरान खो जाने के बाद, आपकी बात दुरुस्त है कि वोट को इज्जत दो एक पेश मंजर है, ताहम पास मंजर में आज भी मुक्तदर के लोग हैवी वेट है। ये तो है एक जिसे मैंने कहा कि ओपन सीक्रेट है। अब इस बात की तरफ आए
कि इमरान खान साहब मोहतरम की बात हो रही है या नहीं हो रही। पहली बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की दो चीजों को मद्देनजर रखें, पहली चीज ये कि अगर उन्हें आर्मी चीफ अपनी मर्जी का चाहिए था, अगर उन्हें इलेक्शन अपनी मर्जी पे चाहिए था, तो मेरे भाई रिजाइन करके बाहर आने की क्या जरूरत थी? असेंबली में बैठते, अपोजिशन में बैठते, लेकिन नहीं और मुतालबा करते। वो आप जो कह रहे हैं कि असेंबली में बैठते, जिस तरह असेंबली के अंदर वफादारियां बदली गई, ये भी कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना, वो तो सबके सामने, जिस तरह सिंध हाउस से इस्तेमाल हुआ, जिस तरह लोगों को रेवड़ की तरह वो किया गया, तो वो क्या वो कोई ढकी छुपी बात है या कोई वो बड़ा डेमोक्रेटिक वो था? नहीं, ये बात ढकी छुपी नहीं है। हाँ। लेकिन वो बात बिल्कुल ढकी छुपी है कि जब ये आए थे तो जनूबी पंजाब महाज इलेक्टेबल इनके 2014 के धरने में, फिर मुझे अगर आप कहने की इजाजत दें तो वो पाशा साहब, वो फलां, वो बात ढकी छुपी है। हाँ, ये बात सिंध वाली नहीं, जी सिंध हाउस वाली नहीं ढकी छुपी। नहीं सर, मैं आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या अगर सारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं तो ये जो सियासतदान हैं ये किस मर्ज की दवा हैं और ये आपस में बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते? और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, क्या वो कोई नतीजा खेज साबित हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उसमें जो इसहाक डार साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम डॉलर को जल्द काबू कर लेंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है? इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक। और बयानिया में अभी बयानिया चल रहा था नईम मसूद साहब का, क्या इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है जिस तरह वो निकले हैं? एक दिन पहले पाकिस्तान की सबसे मुक़्तदर जो इदारे हैं वो कॉन्फ्रेंस करते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, और वो कहते हैं ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट सारा सियासी होता है। और उसके बाद इमरान खान बाहर निकल आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में जो टकराव है वो मौजूद है, जो ये सूरत हाल है? और एक तब वो कह रहे हैं कि मेरी बातचीत भी चल रही है। देखिए, बातचीत होनी तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो बात नहीं बन सकती। आप तो मालूम है जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली थी तो अयूब खान ने गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सारे जो लीडर थे उसमें भाग भाग के जाने को तैयार थे। भुट्टो साहब ने, मुजीबर रहमान ने और बादशानी साहब ने बाइकाट कर दिए। उसके बाद वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस ना होने के बराबर थी। पीएनए की तहरीक ने जन्म लिया, लेकिन उस तहरीक का नतीजा ये निकला कि जब मुज़ाकरा शुरू हुए तो वो नाकाम हो गए और फिर मार्शल आ गया। इसी तरह मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चली, हमें देखी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली की तहरीक है। ये गालिबन पाकिस्तान की तारीख की वाहिद मूवमेंट है जो बजक वक्त 14 पार्टियों के खिलाफ है और एस्टेब्लिशमेंट की जो हेजमनी, इट इज नॉट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जो हेजमनी है उसके खिलाफ है। और ये इसके पीछे कोई भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान की अवाम के और एक जमात के। तो ये एक उस लिहाज से एक मुनफरिद किस्म की तहरीक चल रही है पाकिस्तान में। और नहीं, लेकिन बारी साहब मुझे एक बात बताइए। आप कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और 13 जमातों के खिलाफ चल रही है, तो फिर अत्तार के लोंडे से दवा लेने भी वहीं जाते हैं और वो बड़े फखर से कहते हैं कि हमारी तो बातचीत वहां चल रही है जिन्होंने फैसला करना है। तो फिर ये खिलाफ किसके चाह रहे हैं? वो किसके खिलाफ कर रहे हैं कंपनी? मैं ये कह रहा हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट की हेजमनी के खिलाफ है। इट इज नॉट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, इट इज नॉट अगेंस्ट द स्टेटस। डेफिनेटली जो हेजमनी जो है, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मेरे सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की हेजमनी के खिलाफ है। जी ठीक है, वही मेरी सुन लीजिए ना, हेजमनी के खिलाफ है ना, तो फिर फैसला लेने भी तो हेजमनी के पास ही जा रहे हैं, उनसे गुफ्तगू नहीं कर रहे। ये तजाद है, ये एक तजाद है जो दुनिया भर की जो तहरीकें चली हैं उसमें ये रहता है।
सिवाय जो अरब स्प्रिंग हुआ था जिसमें ये चूंकि वहाँ लीडरशिप नहीं थी और एक वो सोशल मूवमेंट्स थी अरब स्प्रिंग, उसके नतीजे में कुछ खास पेशरफ्त फिर बाद में नहीं हुई। लेकिन ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्च हो रहा है, वो जब चाहें रुक जाते हैं, जब चाहें वो चल पड़ते हैं। तो वो अरब स्प्रिंग की तरह का नहीं है, इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्च है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मैं जाती तौर पर भी समझता हूँ कि दुनिया भर की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो उनकी इंडिया में भी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है और वो एस्टेब्लिशमेंट की लेकिन हेजमनी इंडिया में नहीं है। आर्मी की कोई हेजमनी है नहीं है, अमेरिका में आर्मी की हेजमनी नहीं है, बरतानिया में नहीं है, लेकिन वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा वहाँ की मिलिट्री भी है। पाकिस्तान में भी ये तजर्बा करने की कोशिश की गई, हाइब्रिड सिस्टम हम जिसको कहते हैं, वो कि सारी जो हुकूमतें रही हैं वो हाइब्रिड ही रही हैं। लेकिन ये वाहद गवर्नमेंट थी जिसमें वादे तौर पर ये माना गया कि ये हाइब्रिड है, लेकिन उससे पहले होने वाली भी ऐसी थी। लेकिन पॉइंट ये है कि ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट की हेजमनी पाकिस्तान में रहनी है या नहीं रहनी। तो मेरा अपना ख्याल है, जो अरशद शरीफ साहब का जनाजा हुआ मैं वहीं पे था, जनाजे के फौरन बाद जो नारेबाजी हुई वो एस्टेब्लिशमेंट की हेजमनी के खिलाफ थी, वो आर्मी के खिलाफ नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, आर्मी के खिलाफ हरगिज़। ठीक है, मैं जरा नईम मसूद से जरा इस पे बात कर लूं। नईम साहब, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि जो DGISI ने हुकूमत से पूछ कर अपने पर लगने वाले इल्ज़ामात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या नईम साहब ये सारी चीज़ों का दिफा हुकूमत खुद नहीं कर सकती? वज़ीर दिफा भी है, वज़ीर इत्तलात भी है, क्या वजह पेश आई कि उन्हें खुद आना पड़ा सामने? देखिए, इसार राणा लोगों को ये बहुत बुरा लग रहा है, मुझे, मैं भी उनमें जिनको बुरा लगता है, तो मैं भी डेमोक्रेट हूँ, आई लव डेमोक्रेसी। लेकिन एक बात ये है, जो इस वक्त मुल्क में इंतशार चल रहा है कि एक शख्स आज जो लॉन्ग मार्च लेके चला हुआ है, आज से 6 माह साल पहले तो वो इस हेजमनी को पूरे खुशू खुजू के साथ मानता था, उनकी बातें सुनने, वो कहता था कि फोन कॉल कर टेप कर लेना भी कोई बड़ा मसला नहीं है, इट्स नेसेसरी। मैं उसे उस वक्त भी नेसेसरी इवल समझता था। और वो शख्स, देखें लीडर कौन होता है, फिर मैं आपकी बात की उस जवाब की तरफ भी आता हूँ। वो लीडर नहीं है, ना वो शहबाज शरीफ वो लीडर है, ना इमरान खान वो लीडर है। लीडर जो होता था, जिन्ना लीडर थे, उन्हें एक दिन तकरीर करके अगले दिन ये नहीं कहना पड़ता था, वो ये कहना था मेरा मकसद ये था या यहाँ गलती हो गई। लीडर एक स्टैंड लेता है, लीडर का ये नहीं होता कि पल में बदल जाए। इस मिसाल के तौर पे नईम साहब, आप किस लीडर को आइडियली पेश करेंगे इस हवाले से कि जी वो? देखिए जी, मेरे नजदीक ना तो शहबाज शरीफ लीडर है और ना इमरान खान लीडर है। मैं कल भी ये मानता था, आज नवाज शरीफ तो है ना लीडर। ये दोनों बड़े मोहरे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। आप मानते हैं कि नवाज शरीफ ये डिप्रेशन दे रहे हैं? आप मानते हैं नवाज शरीफ एक लीडर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट पे? देखिए, जब शहबाज शरीफ कहा जाता है ना, तो ये पूरी शरीफ फैमिली है। आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बड़े बहादुरी से एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करते हैं? 3 महीने के लिए जब वो बाहर चले जाते हैं बयान देके, तो देखिए इसार राणा, मैंने शुरू में कह दिया कि अब सरबसजूद हैं, अब वो बात ही नहीं रही। अच्छा, ये बताएं, वो बात जुल्फकार अली भुट्टो मुकम्मल कर लेने दीजिए। जी एक जुमला, जी, फिर आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन कर लें या मुझे ड्रॉप कर लें। मैंने जो पिछले 4 अशरों में देखा है, बगैर एस्टेब्लिशमेंट के बेनजीर भुट्टो ही लीडर थी, बनी थी, परवान चढ़ी थी। लेकिन बाद में जब वो पाकिस्तान आई मुशर्रफ दौर में, फिर अचानक बदली, उन्हें भी एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर के चलना पड़ गया था। ये हमारा अलमिया है। जो आपने पिछले मुझे स्लॉट में पूछा ना कि वोट को इज्जत दो, अरे भाई, वोट को इज्जत देने के लिए ना इमरान खान बाहर है, ना शहबाज शरीफ कुर्सी पे है। इमरान खान न्यूटन के 3रे कानून पे चल रहा है। उनको पता है कि इमरान खान साहब का कि फॉरेन फंडिंग का केस है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है। तो इमरान खान भी ना किसी जमहूरियत के दिलदादा हैं, उन्हें भी कुर्सी चाहिए, और शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, वो क्यों छोड़ दे? भाई, दोनों तरफ कुर्सी की लड़ाई है। जिस दिन डेमोक्रेसी की हो जाएगी, आपके सवाल का एक ही जुमले में जवाब, उस दिन कोई मुक्तदार का बंदा बैठ के
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। असद की तरफ जाना है। असद, 2 दिन पहले हुकूमत की जानिब से 11 रुकनी कमेटी बनी और उसमें ये कहा गया कि ये कमेटी इमरान खान से मुज़ाकरात करेगी और बाकायदा उसी रात प्रेस रिलीज़ जो जारी हुई अखबारात को और मीडिया को, उसमें इमरान खान को पेशकश की गई मुज़ाकरात की। अचानक अगले दिन सारा पलटा खा गया और कहा गया कि जी नहीं, मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये क्या, तो क्या विदन पार्टी को प्रेशर आया, लंदन से कोई प्रेशर आया कि नहीं मुज़ाकरात नहीं करने, और ये सारा कुछ क्योंकि एक रात पहले आप पेशकश कर रहे हैं और अगले दिन आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं करना, क्या वजह बनी, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में उसमें एक वजह जो खान साहब जितना मजमा लेके आ रहे हैं शायद वो भी बनी, उसने भी हुकूमत को कॉन्फिडेंस दिया। और दूसरी ये है कि जाहिर बात है ये एक खास तौर पे जो मुस्लिम नून में जो लंदन वाली सेक्शन है वो तो समझती है ना कि एक अरसे तक इमरान खान हमसे बात करने को तैयार नहीं थे जब वज़ीर आज़म थे। वो कहते थे मैं चोरों से करूंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगा। अभी भी तकरीबन इसी जैसा उनका स्टांस है। तो वो भी एक प्रेशर फिर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो फिर अब जिसे कहते हैं हवा में खड़ी हुई है और उस कमेटी का बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि अगर तो बड़ी जरूरत तामतों के लिए कमेटी मौजूद थी, अगर हालात बिगड़ गए। ठीक है, और अगर जी 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 हम तो बात करने को तैयार ही नहीं थे, इमरान नहीं बात कर रहा तो हम कौन से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बारी साहब, मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा, आपसे मिलकर मैं जरा इस पे बात कर लूं। कमेटी बनी, कमेटी के बाद वो अगले दिन उस खत्म, और एक दिन पहले सारे हम खुश थे, मैं भी खुश था कि चलो शुक्र है कि सियासतदानों को कुछ थोड़ी सी बात की समझ आई और वो एक टेबल पे बैठने के ऊपर तैयार हुए। बैठ के चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। तो फिर अगले दिन वो हुकूमत की तरफ से तरदीद आ गई कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और बात यहाँ ख़त्म हो गई। तो सर ये क्या वजह है कि इतनी शॉर्ट प्लानिंग होती है कि एक रात पहले आप कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे और विदिन 12 आवर्स अचानक आप कहते हैं कि नहीं नहीं मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इतनी तेजी से स्ट्रेटजीज बदलती है सियासतदानों की? देखिए, ये राना साहब, बात ये है कि बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है पाकिस्तान में, और अगर हम दुनिया की तारीख पर भी नजर दौड़ाएं तो हमें ऐसे ही नजर आता है। बहुत सारे, चाहे वियतनाम की जंग के बाद या उससे पहले, उसके आखिरी जो साल में मुज़ाकरात होते थे, ब्रेकडाउन हो जाता था। इसी तरह आप अलजायर की जंग आज़ादी को देखें, पाकिस्तान की भी जो आपको मैं अभी बात कर रहा था कि भुट्टो साहब ने अयूब खान की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया। जो पीएनए के मुज़ाकरात थे भुट्टो साहब के साथ, उनका ब्रेकडाउन हो गया। तो ये तो होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्शंस होते हैं हर पार्टी के दरमियान, हर जो पॉलिटिकल पार्टीज में खास तौर पर फैक्शन होते हैं। तो वो फैक्शनल इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी कंपटीशन भी होता है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रेशर्स और दबाव होते हैं लीडरशिप के ऊपर। तो मेरा अपना ख्याल है कि कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये साइन ये है कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं, जिसका अंदाजा लग रहा है कि हो रहा है, तो ये अच्छी पेशरफ्त है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है अगर कोई नतीजा निकल आता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में लोग जो है वोट दे रहे हैं पीटीआई को, अगर फिर भी एस्टेब्लिशमेंट या जो ये 13 पार्टियों की रूलिंग कोलिशन है अगर उनको समझ नहीं आती, तो बेसिकली फिर पाकिस्तान की आवाम को या सिविल सोसाइटी को और मीडिया को ये राइट बनता है कि ये इनका एहतसाब करे कि जी आप क्यों नहीं कर रहे। ठीक है जी, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं। और इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने चोरों का साथ देने का फैसला किया। कौम जो है वो अब आपके साथ नहीं है, और जो है कौम माफ़ करे या ना करे ये आगे की बात है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि अगर आपने इतने ही आपको अपने अवाम पे यकीन है तो ये पर्दों में, अंधेरों में अचानक गायब हो के मुलाकातें और जोड़ तोड़ और कुछ लो कुछ दो, ये क्या है? आप खुद कहाँ खड़े हैं? आप डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं या चोर दरवाज़ों में छुप के अपने हक में फ़ैसले कराने में पड़े? अगर आप शहबाज शरीफ को ये ऐसा कहते हैं
तो फिर अपने किरदार का भी जायज़ा लेना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, बात करेंगे इमरान खान साहब पे जो केस है तोशा खाने का, उसके हवाले से कल जो है फैसला सामने आ सकता है, इसके क्या असरात होंगे सियासत पे, और जो इमरान खान है उनके पीछे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई भी, पीपल्स पार्टी के भी केसेस हैं, तो क्या सियासतदान अपने गले में खुद अपना एक फंदा तैयार कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। और एक बड़ी तकलीफ़ दे दुख की खबर अभी आपसे शेयर करनी है। शायद हमारे हिस्से ही ये लिखा गया है कि हम अपने खून से अपने प्रोफेशन के जो चिराग हैं वो जलाते रहें। सदफ़ नहीं मेरी कुलीग थी, हम ख़बरें में इकट्ठे रहे, चैनल 5 में इकट्ठे रहे। अभी इलेक्शन भी जब लड़ा तो मैं उसको सपोर्ट भी कर रहा था, बड़ी अच्छी लड़की थी। इतला ये है कि वो कंटेनर के नीचे आके शहीद हो गई है। मैं तो शहीद कहूँगा क्योंकि वो अपने जो ड्यूटी है उसके दौरान उसके साथ ये हुआ है, और मेरा तो दिल बड़ा ज़ख्मी है ये बात सुन के, बड़ा तकलीफ़ है। मुझसे तो ईमानदारी की बात है, बात भी नहीं हो रही, क्योंकि वो बच्ची मेरे साथ एक अरसा काम करती रही, बड़ी ज़िंदा दिल और बड़ी मेहनती लड़की थी। अल्लाह उसे जवार रहमत में जगह दे। तूर साहब, आप भी सहाफ़ी हैं और हमने सारी ज़िंदगी इसी में गुजारी है। यार क्या हो रहा है, सहाफ़ियों पे बड़ा एक मुश्किल वक्त नहीं है? अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए सदस्य नईम साहिबा की। देखें, ये मैं एक बात कहता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि वो फील्ड में किस तरह का काम करती थी, और अभी भी फील्ड में उनकी शहादत हुई है। लोगों को लगता है कि शायद ये सहाफ़ी बहुत आसान काम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा जो दूसरा शोबा है, जो किसी भी किस्म का क्राइसिस हो तो उसमें मौके पर पहुंचना होता है, वो सहाफ़ी होते हैं। लेकिन हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होती, कुछ बेसरो सामानी के हालत में हम लोग वहां पर अपने एक मोबाइल, एक किसी अपने कैमरामैन कोलीग के साथ होते हैं, भटक रहे होते हैं, और नहीं मालूम होता किस वक्त हमारे साथ क्या होगी। और फिर लोगों को लगता है कि बड़ी हमारा पावर कॉरिडोर में एक्सेस है, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि हमारी फैमिलीज किस हालात में रह रही होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो असद, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किस तरह आ रही होती हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। असर किस तरह कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अंडरपेड और सबसे मुश्किल जॉब करने वाले लोग होते हैं वो सहाफ़ी होते हैं, और खुसूसन वो जो फील्ड में होते हैं, यकीन कीजिए उनसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी किसी की नहीं होती। पूरा पूरा दिन एहतजाज पे ड्यूटी लगी रहेगी, बाहर ना कुछ पानी ना खाने को, वहीं पर होंगे, शाम को आएंगे, स्टोरी फाइल करेंगे। अब आप देखिए जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सदफ नईम साहिबा का, आप बता रहे हैं खबरें अखबार से थी, मैं असस कर सकता हूँ कितनी वहां पर उनकी तनख्वाह होगी, क्या होगी। क्या आपको लगता है कि उनके लायकीन के लिए अब कोई पैकेज होगा बाद में? कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। किसी के लायकीन को बाद में ना प्लॉट ना कुछ मिलना। ऐसे ही असद नईम मसूद साहब, इतना बड़ा एक ये सानिया है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सानिया है, क्योंकि वो बच्ची एक अरसा मेरे साथ मेरी कुलीग रही, मेरी इदारत में उसने काम किया और भागती थी, जो काम कह देते थे वो करती थी। मेरा ख्याल है कि आज कॉल ऑफ हो जाना चाहिए था मार्च। ये एक जान का मसला नहीं है, ये तो इखलाकियात का मसला है। वो लड़की कहाँ से इस मार्च के साथ थी और उसने शहादत पाई, क्या कहते हैं आप? देखें, हमारे इस मुल्क में राणा साहब सदाकत और सहाफत, इन दोनों के लिए कदम कदम पे इम्तहान है। ज़ाहिर है इस बात सुनने के बाद अब वो नवाब भी टेम्पो रहा, जिस तरह असतूर बात कर रहे थे, यकीनन बारी साहब भी परेशान होंगे, मेरे भी लफ्ज़ पता नहीं कहाँ गायब हो गए।
तो ये तो यहाँ तो एक इमरान खान साहब के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए वाकयातन जो आपने सवाल छोड़ा है, ये बहुत बड़ा इम्तहान बन गया है कि कॉल ऑफ लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। बहरहाल हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ कि हमारे यहाँ हमेशा ही नहीं लोग रुकते हादसा देखकर। अब अल्लाह करे कि हमारे मुल्क व मिल्लत के लिए ये जो सहाफ़ी दिन रात अपनी कोशिश करते हैं, इनकी आवाज, इनके हुक्म अदा के पीछे पीछे दौड़ना और ये मेहनत करना, और इस पे लोग भी समझे, अवाम भी समझे, लीडरशिप भी समझे और ये निगोड़ी एस्टैब्लिशमेंट भी समझे, तब जाकर के कहीं बात बनती है। हमारे यहाँ इशार रहना गरीब आदमी और आम आदमी का जो लहू बहना है ना जी, वो सड़क पे बहे, वो किसी हॉस्पिटल में बीमारी दवा ना मिलने से बहे, उसको कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन एक चीज, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी शरीफ हो, कोई भी खान हो, ये अवाम आपके पीछे सहाफती शक्ल में, वोटर की शक्ल में, सपोर्टर की शक्ल में जान दे देते हैं, पीछे भागते हैं। मेरे ख्याल में ये रियासत के लिए आपसे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा कुर्बानी देते हैं। इन कुर्बानियों को क़यादत, लीडरशिप भी समझे और इसकी मदद होनी चाहिए। सहाफती हलकों में भी जो सपूर ने बात की कि हमें पता है कितनी तनख्वाह होगी, तो ये हमारे लिए तो हमारा एक बहुत बड़ा बंदा गया ना, हमारे लिए कोई वजीर से काम नहीं गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सदफ नईम का जाना हमारे लिए किसी बड़े लीडर से किसी कम शख्सियत का जाना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। सरवर बारी साहब, कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो एक दरख्वास्त की समाअत करेंगे और ये दरख्वास्त इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार देने को इस दरख्वास्त में चैलेंज किया हुआ है। सर, इस तोशाखाना केस के, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, आपका और इलेक्शन के हवाले से बहुत वर्क है, सर इस केस को आप कैसे देखते हैं? मेरा तो कहना ये है कि ये सियासतदान अपने गले में एक फंदा खुद तैयार कर रहे हैं कि अगर इमरान खान तोशाखाना पे जा सकता है तो पीछे नवाज शरीफ पे भी इसी तरह के केसेस हैं, तोशाखाना के जरदारी साहब पे भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये केस का मंतकी अंजाम किस समत जाएगा? देखिए, मुझे ये तो नहीं मालूम कि जज क्या कहते हैं, लेकिन जाहिर है ये बहुत ही इस वक्त पूरी दुनिया में एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि जो करप्शन है, चाहे वो साउथ कोरिया की मिस पार्क हो, उनको जेल हो चुकी है। अभी आज ब्राज़ील में इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पर जो D16 हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसी तरह साउथ अफ्रीका के वो लोग जो मंडेला साहब के राइट हैंड थे, उनको भी सजाएं हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये करप्शन बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये हमारी तरक्की के रास्ते में एक रुकावट है। और मेरी नज़र में ये इसलिए करप्शन बढ़ी है क्योंकि हमने जो रेगन और थैचर की आइडियोलॉजी थी कि मार्केट को छोड़ दें, रियासत का रोल कम कर दें, रेगुलेशंस कम करें, और उसकी वजह से ये एक लूट मार का बाजार है। लेकिन जहाँ तक तोशाखाना की बात है, मैं समझता हूँ कि खान साहब के साथ साथ जो बाकी हमारे लीडर हैं, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी हो, या नवाज शरीफ हो, सबके केसेस का फैसला यक वक्त आना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आवाम का जो एतमाद है अदलिया के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो मुतज़ल्ज़ल ना। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। असदुर, ये जैसे अभी बारी साहब कह रहे हैं कि सबका इकट्ठे आना चाहिए था, लेकिन वो ज़ाहिर एक प्रोसेस होता है जिसके तहत ये सारा चल रहा होता है। ये जो नाअहली वाला इशू है ये ज़रा बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नाअहली की क्या तशरीह दे रहा है, अदालतें क्या दे रही हैं, पार्टियां क्या दे रही हैं, इमरान खान आज इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो ये नाअहली का कोई डिटरमिनेंट हुआ कि क्या है ये क्या नहीं है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का अगर आप फैसला पढ़ें तो कहता है कि खान साहब ने जानबूझकर जो गोशवारों का काम था उसमें जगह थी तहाइफ जाहिर करने की, वो खाना मौजूद था लेकिन वहां पर नहीं जाहिर किए। दूसरा वो ये कहते हैं कि खान साहब कहते हैं मैंने बेच के जो रकम हासिल हुई वो जाहिर कर दी थी। वो कहते हैं कि वो रकम भी एग्जैक्ट वो नहीं है जो वैल्यू थी तहाइफ की जो लगाई गई पीएम ऑफिस की तरफ से, वो रकम वहां पर नहीं है अकाउंट में।
ठीक। तीसरा वो ये कहते हैं कि खान साहब ने वो रकम किसी बैंकिंग चैनल से नहीं वसूल की हुई जिसको वो कह रहे हैं कि मैंने तहफ के वसूल की है बेच के। तो ये 2-3 बहुत बड़े उसमें है। और फिर एक चीज आप देखिए कि आप खान साहब अगर वो समझते थे कि वो कुछ नहीं गलत कर रहे तहफ खरीद के और फिर उनको बेच कर, तो वो गोशवारों में क्यों जाहिर नहीं कर रहे थे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल काला था। और खान साहब को अगर देखें तो माजरत के साथ खान साहब के साथ जो उन्होंने अपने साथ खुद एक बड़ी ज्यादती की हुई है, उन्होंने अखलाकियात का म्यार इतना ऊपर तय कर दिया है कि वो अब खुद भी जब उस पर उतरने की कोशिश करते हैं तो फंस जाते हैं। बहुत शुक्रिया सतूर साहब, बहुत शुक्रिया सरवर बारिश साहब, नईम मसूद साहब आज हमसे बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा। ये प्रोग्राम मैं सदफ नईम के नाम करता हूँ, जिसने अपनी ज़िम्मेदारियों के को निभाते हुए अपनी जान की कुर्बानी तो नहीं दी, लेकिन बहरहाल अपनी जान पेश की इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और हम दुआ गो हैं कि जो सदफ नईम के लाहिकीन हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। खिंचने लगे हैं चारों तरफ काले हाशिए, उसको मिलेगी जब ये ख़बर छप चुकूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम।